गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे विकास के निर्देशक। इसके पहले हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है कि विकास के निर्देशक कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट, निर्देशक क्या होते हैं, क्या चीजें इनके अंदर आती है, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, पहला निर्देशक है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर एवं उसकी मर्यादा। पहला निर्देशक क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर। पहला निर्देशक क्या है स्टूडेंट? राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर। दूसरा निर्देशक है स्टूडेंट प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा निर्देशक क्या है? दूसरा निर्देशक है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। दूसरा निर्देशक क्या है स्टूडेंट? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर। इसी के साथ साथ तीसरा जो निर्देशक है उसे कहते हैं जीवन का भौतिक गुणवत्ता अंक। जीवन का भौतिक गुणवत्ता अंक। इसका इंग्लिश में नाम है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इसको कहते हैं PQLI। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? PQLI। क्या कहते हैं? PQLI। अगला है स्टूडेंट मानव विकास अंक। क्या है? मानव विकास अंक। इसका इंग्लिश में नाम होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या नाम होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको संक्षेप में कहेंगे HDI। पता चला डियर स्टूडेंट? कितने निर्देशक हैं? तो 4 निर्देशक हैं। कितने? 4। कितने निर्देशक हैं डियर स्टूडेंट? तो विकास के 4 निर्देशक हैं। कौन कौन से? तो आप बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने नाम भी लिख दिया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक, अगला है मानव विकास अंक। हम बात करेंगे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में PQLI। देखिए, भौतिक यानी फिजिकल, गुणवत्ता यानी क्वालिटी, जीवन यानी लाइफ, इंडेक्स यानी अंक। तो इंग्लिश में क्या होगा? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, और संक्षेप में PQLI। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं मानव विकास अंक। मानव विकास अंक है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। तो डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर एवं उसकी मर्यादा। डियर स्टूडेंट, इसी टॉपिक की हमारी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से निर्देशक है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या वृद्धि है, क्या क्या राष्ट्रीय आय वृद्धि की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय वृद्धि का मतलब है देश की लगातार आय बढ़ती रहे। यानी अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्यादा है तो विकास ज्यादा होगा। वृद्धि राष्ट्रीय आय में ज्यादा तो विकास ज्यादा। राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि ज्यादा है तो विकास क्या होगा? ज्यादा होगा। विकास क्या होगा? ज्यादा होगा।
और इन देशों को क्या कहेंगे? उच्च विकसित देश। क्या कहेंगे? उच्च विकसित देश। इसी के साथ साथ अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कम हो, वृद्धि क्या हो? राष्ट्रीय आय में कम हो तो विकास क्या होगा? कम होगा। विकास क्या होगा? कम होगा। अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि ज्यादा हो रही है तो विकास ज्यादा होगा, यानी वो क्या होगा? उच्च विकास वाला देश माना जाएगा। इसी के साथ अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कम हो रही है तो उसे निम्न विकास वाला देश कहेंगे। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय आय स्थिर है, राष्ट्रीय आय क्या है? स्थिर है। राष्ट्रीय आय स्थिर है। राष्ट्रीय आय अगर स्थिर यानी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रीय आय स्थिर है तो विकास क्या होगा? स्थिर होगा। स्टूडेंट कितनी कंडीशन में पढ़े? 3 कंडीशन पढ़े। अगर राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ती है तो विकास ज्यादा होगा, और राष्ट्रीय आय अगर घटती है तो विकास कम होगा। इसी के साथ साथ अगर राष्ट्रीय आय स्थिर रहती है यानी न बढ़ती है न घटती है तो हम कह सकते हैं कि विकास क्या है? रुका हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। क्या कह सकते हैं? विकास रुका हुआ है या विकास नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट अब हम इसी पे चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो तो क्या होगा? उच्च विकास वाले देश। राष्ट्रीय आय अगर कम हो रही है यानी लगातार बढ़ नहीं रही है, बढ़ने की बजाय घट रही है, तो इसका मतलब विकास कम हो रहा है। विकास कम हो रहा है। आपको उम्मीद है क्या समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय आय को किस में मापते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय आय को बाजार भाव पर नहीं, राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर नहीं बल्कि स्थिर भाव पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय की गणना बाजार भाव पर नहीं की जाती, बाजार भाव पर नहीं करते। किस पर करते हैं? तो स्थिर भाव। स्थिर भाव का मतलब है कि जैसे हमने मानक वर्ष मान लिया इस समय 2014-2015, इसका मतलब है कि 2020 में जो राष्ट्रीय आय गिनी जाएगी वो किस समय किससे गिनी जाएगी? 2014-15 में जो वस्तुओं का दाम है उनके आधार पर गिनी जाएगी। इसे हम कहते हैं स्थिर आय पर होने वाली गणना। ये स्टूडेंट एक बार और देख लीजिए, राष्ट्रीय आय गणना कैसे होती है? राष्ट्रीय आय गणना बाजार भाव पर नहीं करते बल्कि किस पर करते हैं? स्थिर भाव पर हम करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कौन कौन से देश हैं जिनका मानव विकास अंक काफी ज्यादा है और हमारे भारत का मानव विकास राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर में स्थान। तो देखिए, विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिनमें राष्ट्रीय आय वृद्धि दर दूसरे कई देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय आय वृद्धि दर क्या है? दूसरे कई देशों की तुलना में ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? वो देश लगातार क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। चलिए हम कुछ देशों के राष्ट्रीय आय की तुलना करते हैं। जैसे देखिए, पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय आय है वो भारत से क्या है? कम है। इसी प्रकार से नॉर्वे की जो राष्ट्रीय आय क्या है? भारत से राष्ट्रीय आय वृद्धि दर क्या है? भारत से कम है। चलिए हम कुछ देशों का नाम लिखते हैं और देखेंगे कि किन देशों की राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ रही है। देखिए, जिन देशों की लगातार राष्ट्रीय आय बढ़ेगी इसका मतलब तेजी से विकास कर रहे हैं, और राष्ट्रीय आय धीमे बढ़ेगी, मैंने पहले बताया उनका विकास निम्न है, और राष्ट्रीय आय स्थिर रहेगी, राष्ट्रीय आय वृद्धि दर स्थिर रहेगी, तो इसका मतलब है कि उनका जो विकास है वो क्या है? स्थिर है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से देश है। तो चलिए पहले हम नॉर्वे लिखते हैं, नॉर्वे। दूसरा लिख देते हैं हम अमेरिका, तीसरा लिख देते हैं इंडिया यानी भारत, क्या लिख देते हैं? भारत। चौथा लिख देते हैं श्रीलंका, पांचवा लिख देते हैं चीन, आपके बुक में जो है वही मैं लिख रहा स्टूडेंट, और छठा लिख देते हैं पाकिस्तान। क्या लिख देते हैं? पाकिस्तान। चलिए देखते हैं इनकी इसकी वृद्धि दर कितनी है? 2.2 यानी 2.2%। अब मैं बताऊंगा कैसे। अमेरिका का 2.4%, कितना? 2.4%। इसी प्रकार से श्रीलंका का 4.5 और भारत का 7.3, इसी प्रकार से चीन का 7.3 और पाकिस्तान का 4.7।
इसका क्या मतलब है कि अगर नॉर्वे के लोग मान लीजिए 2019 में 100 रुपया कमाए हैं तो 2020 में इसका 2 रुपया और बढ़ जाएगा, 2102। समझना स्टूडेंट, यानी 2 रुपया प्रति वर्ष से 2%, यानी 100 रुपए में 2 रुपया आमदनी बढ़ रही है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए भारत का इसका मतलब है भारत के लोग 100 रुपया मान लो इस साल कमाते हैं तो इसी वृद्धि दर से अगले साल वो 107.3 रुपया कमाते हैं। यानी इस समय सबसे ज्यादा तेजी से विकास कौन कर रहा है? भारत। और भारत के साथ साथ कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। यानी इसीलिए कहते हैं एशिया में इस समय सर्वाधिक जो ग्रोइंग कंट्री है वो भारत और चीन है। पूरी दुनिया में सर्वाधिक तेजी से विकास करने वाला अगर कहा जाए तो भारत और चीन है। देखिए श्रीलंका देखिए हमसे कम है, 4.5 है। हमारा पड़ोसी और काफी बदमाश देश है जो हमेशा युद्ध को चालू रखता है, पाकिस्तान, उसका भी देखिए जो वृद्धि दर है वो कम है हमसे। यानी आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि जिनकी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ज्यादा है वो तेजी से विकास कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय वृद्धि काफी तेजी से हो रही है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, जो मुश्किल नहीं है, हो सकता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है वो काफी ज्यादा है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इतना समझ में आया होगा। ये जो आंकड़े हैं स्टूडेंट ये कब के हैं मैं आपको बता दूं कि आपके बुक में एक चीज लिखा है विश्व बैंक एवं आर्थिक सर्वे। ये आंकड़े कौन जारी करता है? ध्यान देना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर का आंकड़ा। और आपको 12वीं के स्टूडेंट हो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व बैंक। कौन जारी करता है? विश्व बैंक। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में आपके एमसीक्यू में पूछ ले, ये स्टूडेंट आपको बुक में दिया है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। क्या पूछता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर को कौन जारी करता है? तो आपके बुक में सारे के नीचे लिखा है विश्व बैंक आर्थिक सर्वे 2014 और 15। इसको भी पढ़ना पड़ता है कि एग्जाम में पूछता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर को जारी कौन करता है स्टूडेंट? राष्ट्रीय आय वृद्धि दर को जारी करने का काम है विश्व बैंक का। और विश्व बैंक का आप जानते होंगे या नहीं जानते, इसका अच्छे जान जाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, आप देख। माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने राष्ट्रीय आय में वृद्धि पढ़ी, जो पढ़ा आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ेंगे, देखिए कोई भी चीज होती है उसकी कुछ ना कुछ मर्यादा होती है। कोई भी आंकड़ा विश्व बैंक या कोई भी प्रस्तुत करे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन प्रस्तुत करे, यूएनडीपी प्रस्तुत करे, कोई भी आंकड़े दिए जाते हैं उसकी कुछ मर्यादाएं होती है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर है इसमें भी कुछ मर्यादाएं हैं। तो पहला क्या है? तो राष्ट्रीय आय की सही गणना करना मुश्किल है। राष्ट्रीय आय की गणना जो है सही गणना क्या है? सही गणना क्या है? मुश्किल है। राष्ट्रीय आय की गणना सही करना मुश्किल है। सही करना थोड़ा मैंने सब कुछ इधर कर दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बुक से देख सकते हैं। दूसरी मर्यादा है जनसंख्या। दूसरी मर्यादा क्या है? जनसंख्या। तीसरी मर्यादा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की अलग अलग पद्धतियां। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की अलग अलग पद्धतियां। ये स्टूडेंट इसको आप 11वीं बहुत अच्छे से पढ़े। अगर जो स्टूडेंट ने मेरा ध्यान दिया होगा, जो भी स्टूडेंट इसका ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। चलिए पहले टॉपिक की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की सही गणना करना मुश्किल क्यों है, क्यों इतनी प्रॉब्लम आती है राष्ट्रीय आय की सही गणना करने। तो आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि दोहरी गणना, आपने पढ़ा होगा दोहरी गणना। दोहरी गणना के कारण, दोहरी गणना का मतलब है कभी कभी क्या होता है कि कोई वस्तु एक बार 2014 में बिक चुकी है तो अगर उसको कोई सेकेंड हैंड खरीदता है तो दोबारा उसकी गणना कर ली जाती है। दूसरा काम है टैक्स चोरी। लोग क्या करते हैं? टैक्स चोरी करते हैं, आप जानते हैं। देखिए कभी कभी व्यक्ति का दुकान
खोले रहता है उसमें से स्वयं को अपने उपयोग के लिए अपने दुकान से कोई वस्तु लेता है तो उसकी गणना भी वो नहीं करता। इसके अलावा गैर कानूनी आय, कोई चोरी करता है, कोई गैर कानूनी धंधा का, वो सरकार थोड़ी बताया कि हम ये धंधा करते हैं भाई और हमको इतना आय हुआ है, थोड़ी बताया, क्योंकि उसको पुलिस मारेगा ना, अभी तो बात है। तो गैर कानूनी आय को हम क्या कर सकते हैं, नहीं कहते। इसके साथ साथ निरक्षरता, लोग क्या है बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लोग क्या है बहुत कम पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा और बात करते हैं कि वस्तुओं की घिसाई भी ज्ञात करना मुश्किल है, घिसाई भी क्या ज्ञात करना मुश्किल है। इन सभी के अलावा और भी कई कारक है स्टूडेंट। तो एक से अधिक व्यवसाय में, जैसे कहने का मतलब कोई व्यक्ति है फैक्ट्री में भी काम करता है, सब्जी बेचता है, इसके अलावा कोई व्यक्ति दुकान में भी, उसकी खुद की दुकान भी है और वो किसी और, कहने मतलब एक व्यक्ति कई रोजगार करता है, कई बहुत ढेर सारा काम करता है, दुकान भी चलाता है, फैक्ट्री भी चलाता है, ठीक है, ढेर सारा काम करता है। तो एक ही व्यक्ति कई काम करता है तो उसकी सारी आमदनी को नहीं गिन पाते हैं, ये भी एक प्रकार की मुश्किल है। उम्मीद है स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या कैसे बाधित होती है सही राष्ट्रीय वृद्धि दर को देखने में, गणना करने में। चलिए हम देखते हैं जनसंख्या, जनसंख्या कैसे बाधित होती है सही गणना को करने में। देखिए होता क्या है, कभी कभी सिर्फ राष्ट्रीय आय जान लेने से विकास को नहीं जान सकते। कहने का मतलब है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय तो ज्यादा होती है लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है। उसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है उसकी जनसंख्या ज्यादा है। तो आपने पढ़ा था राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं, तो देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है। हमारे देश की जनसंख्या आप जानते हैं यूरोप के कई, पूरे यूरोप को मिला देते हैं उससे भी ज्यादा हमारी जनसंख्या है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती रहे तो सही राष्ट्रीय आय गिनी नहीं जा सकती है। इसके अलावा देश का विकास हो रहा है, देखिए हमारा भारत देश तो विकास कर रहा है लेकिन देश के लोगों का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी जो इनकम है वो बढ़ नहीं पा रही है। उसका रीजन है कि संपत्ति का बहुत बड़ा भाग कुछ चंद लोगों के हाथों में है। इसलिए इसके साथ साथ अगर राष्ट्रीय आय में जनसंख्या में, राष्ट्रीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है और साथ साथ राष्ट्रीय आय भी बढ़े तो क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, जिसके कारण ठीक आंकड़ा नहीं मिलता। क्योंकि हमारे देश में अभी भी अगर कहा जाए तो 20 करोड़ लोग, मैं थोड़ा कम आंकड़ा बता रहा हूँ, इससे भी ज्यादा आंकड़ा है कि भूखे सोते हैं, 2 वक्त का उनको भोजन नहीं मिलता। और वहीं पर कुछ आबादी ऐसी है जो ऐसो आराम से 5 स्टार होटल में भोजन वगैरह करता है। कहने का मतलब एक तरफ अमीरी है तो स्टूडेंट, दूसरी तरफ दारू गरीबी का भी हमारा देश सामना कर रहा है। एक तरफ कहने का मतलब है कि कुत्ते दूध पीते हैं, एक तरफ बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन है हमारे देश की। तो कहने का मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं हमारा देश ऐसा है, स्वानों को मिलता है जहाँ भूखे बच्चे इतराते हैं, माटी छाती से लिपट कर जाड़े गिरा जाते हैं। तो कहने का मतलब रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसा कहा है कि हमारा देश किस तरीके से अमीर और गरीब की खाई है कि एक तरफ बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ कुत्ते क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। यानी ये क्या है, समाज का इनबैलेंस है। तो जनसंख्या भी इसका बहुत बड़ा कारक है। अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं जो 11वीं में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियों के बारे में। राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियां, गणना करने की अलग अलग पद्धति, अलग अलग पद्धति आपने पढ़ा था कि इसके पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने की ढेर सारी पद्धति आपने पढ़ाई है। तो जैसे आपने पढ़ा था उत्पादन की पद्धति, खर्च की पद्धति, उत्पादन पद्धति, आय की उत्पादन पद्धति, आय की खर्च पद्धति। इसी प्रकार से आपने उत्पादन, खर्च और आय तीसरी पद्धति दी है। ध्यान दीजिए, इसका काफी बार आपने यानी बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया था मैं। तो उत्पादन पद्धति, कई देश उत्पादन पद्धति का नाम राष्ट्रीय आय वृद्धि दर जानते हैं। तो
के आधार पर राष्ट्रीय आय वृद्धि आते हैं, तो कई देश आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो अलग अलग देशों की अलग अलग राष्ट्रीय आय गणना पद्धति के कारण ठीक तरीके से राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उत्पादन पद्धति का मतलब है कि अगर उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है तो राष्ट्रीय आय में लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसा मानते हैं। अगर लोग ज्यादा खर्च करें इसका मतलब है देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और उनकी आय बढ़ने से लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये भी खर्च पद्धति से राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। और आय पद्धति का मतलब है कि लगातार लोगों की आय बढ़े तो भी राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका ये मतलब है कि आप किसी भी तरीके से गणना कीजिए, आप तीनों तरीके से राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। तो कोई उत्पादन से मापता है, कोई खर्च पद्धति से, कोई आय पद्धति से। तो अलग अलग देशों की अलग अलग पद्धतियों के द्वारा आय को मापने से क्या होता है कि सही राष्ट्रीय आय की गणना नहीं हो पाती। इस कारण क्या हो रहा है, सही राष्ट्रीय आय नहीं हो पा रही है। तो तीन मर्यादा क्या क्या है आपने पढ़ा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर एवं उसकी मर्यादा में आपने पहली मर्यादा पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय की गणना करना, सही गणना करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, दोहरी गणना हो जाती है, और भी कई कारण मैंने आपको बताया, आप उसको रीड कीजिएगा। दूसरा जनसंख्या मैंने बताया कि देश की आय बढ़ती है लेकिन जनसंख्या का आय नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे हमारे देश की आप परिस्थिति देख लीजिए कि कुछ लोगों के पास धन का जो केंद्रीकरण है वो कुछ % लोगों के पास हो गया है और आम आदमी आज वैसे ही जीवन व्यतीत कर रहा है। अगला है राष्ट्रीय आय की गणना करने की अलग अलग पद्धतियां, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, खर्च पद्धति। तो अलग अलग देश अलग अलग पद्धति के आधार पर अपने देश की राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, मुश्किल आती है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर को ज्ञात करने की। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा एग्जाम में तो 3 नंबर पूछेगा, 3 नंबर पूछेगा। तो ये शुरू उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसका रिवीजन करेंगे और आपको ये टॉपिक तैयार कर लेना है विकास के निर्देशक में। मैंने आज आपको पढ़ाया पहला निर्देशक पढ़ाया, तो इसके बाद हमारा अगले दिन का टॉपिक क्या हो, कितने निर्देशक मैंने बताए, तो मैंने आपको 3 या 4 निर्देशक बताया डियर स्टूडेंट। तो कल हम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय वृद्धि दर हम देखेंगे, कल हम प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर देखेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है वो देखेंगे। ये आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर जो टॉपिक ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।